वृंदा की शादी सुमेर से 8 साल पहले हुई थी। वृंदा का पति सुमेर एक ट्रक ड्राइवर था और एक शहर से दूसरे शहर सामान ले जाता था। वृंदा की सास कलावती बहुत ही खड़ूस स्वभाव की थी। हर वक्त बस अपनी बेटी माला के साथ फोन पर बतियाती रहती थी। अरे अब क्या बताऊं, जब देखो अपने दोनों बच्चों को ही खिलाती पिलाती रहती है। मुझे तो एक वक्त की रोटी के लिए इंतजार करना पड़ता है। अरे तो अम्मा, तुम भैया से भाभी की शिकायत क्यों नहीं करती? अब उसे क्या बोलूं, वो घर में रहे तब ना हर समय ट्रक पर माल छोड़ने लाने का काम करता है। उसका घर आने का कोई समय नहीं। तभी वृंदा रोटी लेकर आ जाती है। अम्मा, ये आपका खाना। आपने अरबी की सब्जी बोली थी बनाने को, वही बनाई है। अच्छा माला बिटिया, मैं फोन रखती हूँ, ला दे रोटी। ये क्या बनाया है? इसमें तो मिर्च मसाले मानो डाले ही नहीं। कलावती वृंदा को ताने मारना नहीं छोड़ती थी। सुमेर जब भी काम के लिए जाता तो कलावती घर खर्च के बहाने सुमेर से पैसे मांग लेती थी और माला के साथ फिजूल खर्ची कर देती थी। एक दिन वृंदा ने सुमेर से कहा, मुझे थोड़े पैसे दे देते, घर का राशन लाना है। अभी पिछले सोमवार ही तो अम्मा को 2000 रुपए पकड़ा कर गया था। राशन क्यों नहीं लिया अभी तक? रुको, मैं अम्मा से पूछता हूँ। अम्मा, अरे इधर आना जरा। आपको जो 2000 रुपए पिछले हफ्ते देकर गया था, अरे अभी तक राशन नहीं आया? अरे बहू, क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने तुम्हें पकड़ाए थे 1500 रुपए, जब तुम पूजा और ऋषि को रोटी दे रही थी। अम्मा, आपने रुपए नहीं दिए थे। बहू, मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? दोनों एक दूसरे पर दोष निकालती रहो। एक तो सारा दिन मेहनत करके ट्रकों को ढोता हूँ, थोड़े बहुत ही पैसे कमा पाता हूँ, वो भी तुम लोग नहीं संभाल पाती। थोड़ी देर के लिए घर आ जाऊं तो तुम्हारा खर्चे बताना शुरू हो जाता है। वृंदा रोने लगती है। सुमेर गुस्से में आ जाता है और बिना कुछ बोले काम पर चला जाता है। शाम के वक्त वृंदा कलावती को रोटी दे रही होती है, तभी एक घबराया हुआ व्यक्ति आता है। भाभी जी, वो सुमेर भैया के ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है, उनको गहरी चोटें आई हैं, जल्दी चलिए। क्या अभी इस वक्त वो कहाँ है किशन भैया? अरे उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा कर आया हूँ, आप जल्दी चलिए। हाँ भैया, बस मैं चल रही हूँ। हे भगवान, मेरे बेटे को ये क्या हो गया? मैं भी साथ चलती हूँ। अम्मा, आप बच्चों के पास रुको, मैं पहुँचकर आपको फोन करती हूँ। वृंदा किशन के साथ हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर साहब, अब कैसे है मेरे पति? ठीक तो ये हो जाएंगे, पर इनकी टांगों में ज्यादा चोटें आई हैं, इसलिए पता नहीं कब तक इन्हें व्हील चेयर के सहारे ही रहना पड़े। वृंदा ये सब सुनकर चिंता में भर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सुमेर अब अपाहिज की जिंदगी गुजारेगा, ये बात वृंदा को मन ही मन खा रही थी, पर सुमेर को हिम्मत देना वृंदा की जिम्मेदारी थी। कुछ दिन बाद सुमेर घर आ जाता है। ये क्या हो गया मेरे बेटे को? घर में एक ही तो कमाने वाला था, अब कैसे सब चलेगा? कौन 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करेगा? कलावती की ये बातें सुनकर वृंदा बहुत दुखी होती है। वृंदा, अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं, मैं शायद कभी नहीं चल पाऊंगा। घर कैसे चलेगा वृंदा, घर कैसे चलेगा? आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वृंदा सोच में पड़ जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। एक दिन, माँ, अब आप अच्छा खाना क्यों नहीं देती हो? वही थोड़े से उबले चावल ही दे देती हो। बना दूंगी अच्छा खाना, अभी तुम्हारे बापू की तबीयत खराब है ना, इसलिए नहीं बना रही। माँ, क्या हम पूरी सब्जी तब खाएंगे जब बापू ठीक होंगे? मुझे अपने परिवार के लिए खुद कोशिश करनी होगी, मुझे पैसे कमाने होंगे, पर कैसे? वृंदा काम ढूंढने के लिए घर से निकलती है कि शायद उसे कोई काम मिल जाए। जगह जगह पूछने पर भी उसे कोई काम नहीं मिलता। शाम को थकी हारी जब वृंदा वापस आ रही होती है, तब उसे किशन मिल जाता है। वो वृंदा से कहता है, अरे अब सुमेर की तबीयत कैसी है भाभी जी? क्या बोलूं भाई साहब, हमारे परिवार को पता नहीं किसकी नजर लग गई। वृंदा किशन से बात करते करते घर तक आ जाती है। किशन को वृंदा के साथ आता देखकर कलावती गुस्से में आ जाती है। देख बहू, हमारे यहाँ औरतों ने कभी भी घर से बाहर जाकर काम नहीं किया, और इस तरह से किसी पराये मर्द से हंसी ठिठोली करने की जो तुम्हारी आदत है, वो देखते हुए मैं तुम्हें बाहर काम नहीं करने दूंगी। समझ में आया? अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। किशन भाई साहब मुझे नुक्कड़ पर ही मिल गए थे तो इन्हें देखने आ गए। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू बाहर जाकर काम नहीं करेगी, मैंने एक बार बोल दिया। अब मैं क्या करूं? अम्मा मुझे बाहर काम नहीं करने देंगी, पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी वृंदा के बापू का फोन आ जाता है। वृंदा, अब दामाद जी कैसे हैं? अभी उन्हें पता नहीं बापू कितना समय और लगेगा ठीक होने में। वृंदा अपने बापू को सारी बात बताती है। वो उसे कुछ याद दिलाता है। वृंदा, तुझे वो बचपन के दिन याद हैं जब एक बार
अरे राघव बेटा, थोड़ी देर मेरे पास बैठकर टोकरी बनानी सीख ले। ऐसी टोकरी बनाना सिखाऊंगा कि तू मेरे से भी ज्यादा महंगी टोकरी बेचेगा। मुझे नहीं सीखनी बापू कोई टोकरी बनानी, मैं खेलने जा रहा हूँ। बापू मुझे भी टोकरी बनाना सिखाओ ना, फिर मैं भी सुंदर टोकरियाँ बनाकर बेचूंगी। मेरी वृंदा टोकरी बनाना सीखेगी। आ बेटिया, मैं तुझे सबसे बढ़िया टोकरी बनानी सिखाऊंगा, ठीक है? देखते ही देखते वृंदा बहुत सुंदर टोकरियां बनाना सीख जाती है। याद वापस आ जाती है। वृंदा का बापू कहता है, वृंदा मेरी बेटिया, याद आया कुछ? मैं समझ गई बापू, मुझे क्या करना है। वृंदा को अपने बापू द्वारा बचपन में सिखाया गया हुनर याद आ जाता है। वो सास से अगर टोकरी बनाने का सामान लाने के लिए कहती तो वो साफ मना कर देती। वृंदा के पास चांदी की पायल थी, जिन्हें बेचकर वो लकड़ी के कुछ बांस खरीद कर लाती है और टोकरी बनाना शुरू कर देती है। वृंदा, ये तुम क्या बना रही हो? तुम्हें पता है अम्मा फिर तुम्हें बोलेंगी। मैं कुछ टोकरियां बनाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद बिक जाए और कुछ पैसे आ जाए। ये बेकार के काम तू करने छोड़ दे, ऐसे टोकरियाँ बिकने लगी तो हो गए हम अमीर। वृंदा फिर भी टोकरियां बनाना नहीं छोड़ती। वो 6 टोकरियां बना लेती है। तभी उसके पड़ोस में रहने वाले मदन चाचा आ जाते हैं। अरे वृंदा बहू, ये क्या टोकरियां बना रही हो? जी चाचा, सोचा इन्हें बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे। देखने में तो बड़ी मजबूत और टिकाऊ लग रही है। 2 टोकरी मैं ले लेता हूँ। तुम्हें पता है अब मेरी फलों की दुकान है, पहले मैं 2 इस्तेमाल करके देखता हूँ, ठीक है ना? कितने रुपए हुए? चाचा, आपसे पैसे कैसे ले लूं? अरे बहू, ये तुम्हारा काम है और मेहनत के पैसे लेना तुम्हारा हक है। ये 200 रुपए इन 2 टोकरियों के मेरी तरफ से। शुक्रिया चाचा। वृंदा उस दिन खुश थी कि उसे और टोकरियां बनाने के पैसे मिल गए। वृंदा और बांस खरीद कर लाती है और उससे और टोकरियां बनाती है। माँ, ये तो बहुत सुंदर टोकरी है, मुझे भी बनानी सीखनी है। माँ, मुझे पहले सिखाना, मैं बड़ा हूँ। हाँ हाँ, तुम दोनों सीख लेना। ये लो, और बांस खरीद लाई है, पता नहीं क्या करेगी। तभी वृंदा को मदन चाचा का फोन आ जाता है। वृंदा, अरे तुम्हारी बनाई टोकरियां बहुत ही पसंद आई हैं। तुम 50 टोकरियों का ऑर्डर पूरा कर दो, ठीक है? मदन चाचा, वो मेरे पास इतने। वृंदा, मुझे पता है, इतनी टोकरियां बनाने के लिए जो भी लगे, इसलिए दुकान के लड़के के हाथ 5000 रुपए एडवांस भिजवा रहा हूँ, ठीक है? मदन चाचा की 50 टोकरियां बनाने के बाद अब वृंदा के पास काफी लोग टोकरियों का ऑर्डर लेकर आते थे। धीरे धीरे वृंदा की टोकरियों का काम अच्छा चल गया। अब तो उसकी सास भी इस काम में उसका हाथ बटाने लगी। सुमेर भी अपनी पत्नी की मेहनत और हुनर देखकर खुश था। एक दिन जब वृंदा की ननद माला मिलने आई। अम्मा, ये भाभी ने क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया है? आपने हाँ कैसे कर दी इस काम के लिए? देख माला, वृंदा ने बहुत मेहनत करके ये काम आगे बढ़ाया है। ये इसकी काबिलियत है जो आज घर परिवार का खर्च चल रहा है, वरना हम सब भूखे मरते। और सुमेर भी अब ठीक हो रहा है, वो आज वृंदा की वजह से ही है। तुम भी अपनी भाभी के काम की तारीफ करो। माँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, वृंदा भाभी बहुत अच्छी है, शायद हम ही उन्हें नहीं समझ पाए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। ठीक होकर सुमेर ट्रक तो नहीं चला पाया, इसलिए वृंदा के काम में ही मदद करने लगा। अब कलावती और माला भी वृंदा के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगी। वृंदा की बनाई टोकरियां हर जगह मशहूर हो गईं। वृंदा ने ये बात जब अपने बापू को बताई तो वो भी बहुत खुश हुए। एक गरीब टोकरी बनाने वाली वृंदा को उसकी काबिलियत और मेहनत का फल मिल चुका था।